नमस्कार और द डीप डाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने स्टडी सदन ऑफिशियल की हिंदी ग्रामर मास्टर क्लास के कुछ बेहतरीन नोट्स हैं जी। और हमारा आज का मिशन है हिंदी के सबसे मजेदार लेकिन सच कहूं तो कभी-कभी सिर घुमा देने वाले टॉपिक यानी समास का पोस्टमार्टम करना। हाँ, पोस्टमार्टम शब्द काफी सही है इसके लिए। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ नियमों को रटना नहीं है बल्कि उस कोड को क्रैक करना है जिससे हिंदी के बड़े-बड़े शब्द बनते हैं। मतलब एक तरह से हम जासूस बनने वाले हैं। हाँ, एक जासूस की तरह सुराग ढूंढेंगे, कभी शब्द की शुरुआत में, कभी उसके अंदर छिपे रिश्ते में, ताकि हम किसी भी शब्द को देखकर उसकी पूरी कहानी बता सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। समास आखिर है क्या भला? नोट्स में एक बहुत क्लासिक उदाहरण दिया है, राजा और पुत्र। दो अलग अलग शब्द, लेकिन जब ये साथ आते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है, राजपुत्र। बिल्कुल। और यहीं इसी उदाहरण में समास का पूरा राज छिपा है। वो कैसा? संक्षिप्तीकरण में, मतलब छोटा करने की प्रक्रिया में। ये सिर्फ एक व्याकरण का नियम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हर भाषा स्वाभाविक रूप से थोड़ी आलसी और बहुत ज्यादा कुशल होना चाहती है। आलसी और कुशल, ये तो बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ना? मतलब वो कम से कम ऊर्जा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा बात कहना चाहती है। राजा का पुत्र बोलने में 4 शब्द लगे, ज्यादा समय लगा। सही। और राजपुत्र में सिर्फ 1 शब्द और बहुत कम समय। तो एक तरह से ये भाषा का अपना लाइफ हैक है, अपनी बात को कॉम्पैक्ट बनाने का तरीका। भाषा का अपना लाइफ हैक, अरे वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया और मजेदार तरीका है। जी। लेकिन यहीं पर एक उलझन भी पैदा होती है जो मुझे यकीन है कि कई लोगों को होती होगी। संधि और समास वाली? एकदम सही। संधि और समास में आखिर फर्क क्या है? क्योंकि दोनों में ही चीजें जुड़ती तो हैं, तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि यहीं पर नींव का पहला पत्थर रखा जाता है। और आकर्षक बात यह है कि फर्क इस बात में है कि जुड़ क्या रहा है। जुड़ क्या रहा है मतलब संधि में वर्णों का मेल होता है, यानी ध्वनियों का, साउंड्स का। जैसे नोट्स का उदाहरण ले, हिम प्लस आले। हाँ। या हिम के आखिर की अ ध्वनि और आले की शुरुआत की आ ध्वनि मिलकर एक लंबी आ ध्वनि बनाती हैं और शब्द बनता है हिमालय। ये पूरी तरह से ध्वनियों का खेल है। अच्छा, तो संधि में साउंड्स जुड़ते हैं और समास में? समास में पूरे के पूरे शब्द जुड़ते हैं, उनके अर्थ जुड़ते हैं। जब हमने राजा और पुत्र को जोड़ा तो राजपुत्र बना। हाँ। यहाँ ध्वनियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, बल्कि 2 अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को मिलाकर एक नया अर्थपूर्ण शब्द बना दिया गया। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ? बस इतना कि संधि ध्वनियों का मेलजोल है और समास शब्दों का। ठीक है, ये फर्क तो बिल्कुल साफ हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ तकनीकी शब्द हैं जो नोट्स में बार बार आते हैं। जी। जैसे राजपुत्र शब्द में ही राज पहला हिस्सा है और पुत्र दूसरा। इन्हें क्या कहते हैं? सही सवाल। व्याकरण की भाषा में पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद मतलब पहले आने वाला पद। बिल्कुल। और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं, यानी बाद में आने वाला पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। और जब ये पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक हो जाते हैं तो जो नया शब्द बनता है, जैसे राजपुत्र, उसे कहते हैं समस्त पद। समस्त पद यानी कंपाउंड वर्ड। जी हाँ। और जब हम इस समस्त पद को वापस उसके पुराने खुले रूप में लिखते हैं, जैसे राजपुत्र को राजा का पुत्र लिखना, वो क्या कहलाता है? उस प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह का मतलब ही है विश्लेषण करना, एनालाइज करना। अच्छा। यानी ये समस्त पद में कौन कौन से शब्द छिपे हैं और उनके बीच क्या रिश्ता है, उसे खोल कर दिखाना। तो राजपुत्र समस्त पद है और राजा का पुत्र उसका विग्रह है। समझ गया। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और विग्रह, ये 4 शब्द समास को समझने का पूरा टूलकिट है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, हमारा टूलकिट तैयार है। अब आते हैं असली खेल पर। नोट्स के मुताबिक समास के 6 अलग अलग प्रकार हैं। जी, 6 मुख्य प्रकार हैं। मतलब 6 अलग अलग तरीके जिनसे शब्द जुड़ते हैं। तो पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। इसका नाम ही इसका राज बताता है। कैसे? इसमें पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और वो अक्सर एक अव्यय होता है। अव्यय मतलब वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के हिसाब से बदलते नहीं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है।
इसे पहचानने की कोई आसान ट्रिक है? मुझे नोट्स में कुछ उपसर्गों के बारे में इशारा दिख रहा है। बिल्कुल, और वही इसकी सबसे कारगर ट्रिक है। आप बस शब्द की शुरुआत देखिए। शुरुआत देखूं? हाँ, अगर शब्द की शुरुआत किसी उपसर्ग यानी प्रेफिक्स से हो रही है तो 99% संभावना है कि वो अव्ययी भाव समास है। जैसे यथा, प्रति, आ, भर, निर। उदाहरण देखिए, यथा प्लस शक्ति बन गया यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। सही। या फिर प्रति प्लस दिन क्या बना? प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। तो बस उपसर्ग पर नजर रखिए, अव्ययी भाव खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। ये उपसर्ग वाली ट्रिक तो कमाल है। मतलब अव्ययी भाव में सारा जोर, सारा महत्व पहले शब्द का है। जी हाँ, पूर्व पद प्रधान होता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या कोई ऐसा समास भी है जहां कहानी का हीरो पहला नहीं बल्कि दूसरा शब्द होता है? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही हमें दूसरे प्रकार पर ले आता है, तत्पुरुष समास। अच्छा। इसमें कहानी ठीक उलट जाती है। यहाँ दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। और इसकी पहचान? इसकी असली पहचान इसके विग्रह में छिपी है। जब आप तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में कोई न कोई कारक चिन्ह निकल कर आएगा। कारक चिन्ह जैसे का, की, को। हाँ, का, की, को, के लिए, से, में, पर, ये सब जो समस्त पद में छिपे होते हैं। अच्छा, तो जैसे राजपुत्र में राजा का पुत्र का, वो का छिपा हुआ था। एकदम सही, वो का कारक चिन्ह है, इसलिए राजपुत्र एक तत्पुरुष समास है। एक और उदाहरण लेते हैं, रसोई घर। रसोई घर, इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। बिल्कुल, यहाँ के लिए कारक चिन्ह है। मुझे याद है एक बार किसी ने बैलगाड़ी का विग्रह बैल की गाड़ी कर दिया था, जो गलत है। अच्छा, तो सही क्या है? इसका सही विग्रह है बैल से चलने वाली गाड़ी। ये दिखाता है कि सिर्फ रटना नहीं बल्कि शब्दों के बीच के सही संबंध को समझना कितना जरूरी है। बात तो सही है। तो अगर विग्रह करने पर कारक चिन्ह बाहर आए तो समझिए वो तत्पुरुष समास है। ये बैलगाड़ी वाला उदाहरण बेहतरीन था। अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, जिसके उदाहरण थोड़े काव्यात्मक लगते हैं। कर्मधारय समास। हाँ, जैसे नीलकमल या चरण कमल। इसका स्वभाव ही काव्यात्मक है। कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच या तो तारीफ का रिश्ता होता है या तुलना का। तारीफ या तुलना? हाँ, या तो एक पद दूसरे की विशेषता बता रहा होता है, जिसे हम विशेषण विशेष्य का संबंध कहते हैं। ठीक है। या फिर एक पद की तुलना दूसरे से की जा रही होती है, जिसे उपमान उपमेय का संबंध कहते हैं। और इसकी पहचान की ट्रिक क्या है? इसकी भी ट्रिक विग्रह में ही है। अगर किसी समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में है जो या के समान आए तो वो कर्मधारय है जो या के समान? जी, जैसे नील कमल का विग्रह है, नीला है जो कमल। यहाँ नीला विशेषण है, वो केमल की विशेषता बता रहा है। और चरण कमल? उसका विग्रह है कमल के समान चरण। यहाँ चरणों की तुलना कमल से की जा रही है। समझ गया। तो है जो या के समान, ये कर्मधारय का सिग्नेचर है। बिल्कुल ठीक है। अगला है द्विगु समास। इसके तो नाम में ही द्वि यानी दो छिपा है। हाँ, उदाहरण भी वैसे ही हैं, चौराहा, नवरात्रि, तिरंगा। बिल्कुल सही पकड़ा। द्विगु समास सबसे सीधा और सरल है। इसकी एक ही पहचान है। क्या? इसका पहला पद हमेशा एक संख्या होगी, हमेशा। अच्छा, नंबर। और ये सिर्फ संख्या नहीं बताता बल्कि उस संख्या से बनने वाले एक समूह या ग्रुप का बोध कराता है। मतलब? जैसे चौराहा का मतलब सिर्फ 4 नहीं है बल्कि 4 राहों का समूह है। नवरात्रि यानी 9 रात्रियों का समूह। और तिरंगा मतलब? 3 रंगों का समूह। एकदम सही। तो नियम सीधा है, पहला पद संख्या प्लस पूरे शब्द से समूह का बोध इज इक्वल टू द्विगु समास। ये तो बहुत साफ है। अब आते हैं 5वें प्रकार पर, द्वंद्व समास। उदाहरण है रात दिन, माता पिता। इसमें पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है बीच में लगा हुआ डैश या योजक चिन्ह। वो योजक चिन्ह ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। द्वंद्व का मतलब ही होता है बराबरी की टक्कर। बराबरी की टक्कर। हाँ, इस समास में कोई एक पद बड़ा या छोटा नहीं होता, दोनों प्रधान होते हैं, दोनों का बराबर महत्व होता है। रात और दिन, माता और पिता, दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है।
एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। पूछिए। द्वंद्व में ये जो योजक चिन्ह है, क्या ये हमेशा और का ही मतलब होता है? जैसे सुख दुख में तो सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन अगर कोई कहे चाय कॉफी तो वहां तो कोई एक ही चुनता है। बहुत ही शानदार सवाल। तो क्या विग्रह में या भी आ सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकता है। यही इस समास की खूबसूरती है। रात दिन का विग्रह है रात और दिन, ठीक है। लेकिन पाप पुण्य का विग्रह है पाप या पुण्य, क्योंकि ये विलोम है। और आपके उदाहरण चाय कॉफी का विग्रह होगा चाय या कॉफी। अच्छा। तो विग्रह में और, या, अथवा जैसे शब्द आते हैं। मुख्य पहचान है योजक चिन्ह और दोनों पदों की बराबरी। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी और शायद सबसे अनोखे प्रकार पर, बहुव्रीहि समास। ये सबका पसंदीदा होता है। मान होता है ना दूसरा, दोनों में से कोई नहीं। कोई नहीं। ये दोनों मिलकर किसी तीसरे ही खिलाड़ी की तरफ इशारा करते हैं। जो शब्द लिखा है उसका सीधा सीधा अर्थ ना लेकर एक सांकेतिक या विशेष अर्थ लिया जाता है। अच्छा। अक्सर ये किसी देवी, देवता या किसी पौराणिक पात्र का दूसरा नाम होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे दशानन। दशानन का अगर हम शाब्दिक विग्रह करें तो होगा 10 है आनन, यानी मुख जिसके। ठीक है, 10 मुंह वाला। लेकिन जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमारा मतलब किसी भी 10 मुंह वाले से नहीं होता। हमारा इशारा सिर्फ एक विशेष व्यक्ति की ओर होता है, रावण। बिल्कुल। इसी तरह लंबोदर का विग्रह है लंबा है उदर, यानी पेट जिसका। यहाँ हम किसी भी लंबे पेट वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारा संकेत सीधे भगवान गणेश की ओर है। तो जब शब्द का अर्थ सीधा ना होकर कोई तीसरा विशेष अर्थ निकले तो वो बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ एक पेच है। मेरे मन में नीलकंठ शब्द आ रहा है। क्लासिक कंफ्यूजन। अगर मैं कर्मधारय वाले नियम से देखूं तो इसका विग्रह होगा नीला है जो कंठ। सही है। लेकिन बहुव्रीहि के हिसाब से इसका एक तीसरा विशेष अर्थ भी है, भगवान शिव। वो भी सही है। तो ऐसे में कैसे तय करें कि ये कर्मधारय है या बहुव्रीहि? और यही वो जगह है जहां व्याकरण दिमाग का खेल बन जाता है। जी। ये एक बेहतरीन सवाल है। नियम ये है कि अगर एक ही शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों की संभावना बन रही हो तो जीत हमेशा बहुव्रीहि की होगी। हमेशा? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब शब्दों का एक रूढ़ या विशेष अर्थ समाज में प्रचलित हो जाता है, जैसे नीलकंठ मतलब सिर्फ शिव, तो वो सामान्य अर्थ यानी नीला गला पर हावी हो जाता है। अच्छा, तो विशेष अर्थ को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जी। तो नीलकंठ को हमेशा बहुव्रीहि समास ही माना जाएगा जब तक कि वाक्य का संदर्भ कुछ और ना कहे। की जानकारी है। तो हमने सभी 6 प्रकार समझ लिए। अब मान लीजिए कोई परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है और उसे जल्दी से सब कुछ रिवाइज करना है। नोट्स में एक एग्जाम हैक सेक्शन है, वो क्या है? हाँ, वो एक तरह की मानसिक चेकलिस्ट है जो विकल्पों को हटाने में मदद करती है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? इसे एक क्रम में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले देखें क्या पहला शब्द कोई संख्या है और समूह का बोध करा रहा है। अगर हाँ तो द्विगु है, बात खत्म। बिल्कुल। अगर नहीं तो सोचिए क्या यह शब्द किसी भगवान या पौराणिक पात्र का विशेष नाम है जिसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। अगर हाँ तो ये बहुव्रीहि है। सही। अगर वो भी नहीं तो देखिए क्या दो शब्दों के बीच में हाइफन है और दोनों पद बराबर महत्व के हैं। अगर हाँ तो ये द्वंद्व है। करेक्ट। अगर नहीं तो क्या शब्द की शुरुआत में कोई उपसर्ग लगा है, जैसे प्रति, यथा, आ। अगर हाँ तो ये अव्ययी भाव है। तो देखिए क्या शब्द में तुलना या विशेषता बताई जा रही है। क्या विग्रह में है जो या के समान आ रहा है। अगर हाँ तो ये कर्मधारय है। और अगर इन पांचों में से कुछ भी नहीं है तो आखिरी विकल्प क्या बचता है कि विग्रह करने पर बीच में कोई कारक चिन्ह निकल रहा है, का, से, में जैसा कुछ। हाँ, और अगर ऐसा है तो ये निश्चित रूप से तत्पुरुष है। अरे वाह, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जी। चलिए मैं एक शब्द पर इसे लगाकर देखता हूँ। मान लीजिए शब्द है महात्मा। ठीक है। पहला पद संख्या नहीं है तो द्विगु नहीं है, किसी विशेष देवता का नाम नहीं है, हाइफन नहीं है, उपसर्ग नहीं है, पर इसमें विशेषता है महान है जो आत्मा। तो ये 5वें फिल्टर पर पकड़ में आ गया। ये कर्मधारय समास होना चाहिए। क्या मैंने सही समझा? बिल्कुल सही। आपने इस चेकलिस्ट का एकदम सही इस्तेमाल किया। तो ये थी समास की दुनिया में हमारी जासूसी। हमने इसकी परिभाषा से शुरुआत की, संधि से इसका अंतर समझा और फिर इसके सभी 6 प्रकारों को उदाहरणों और ट्रिक्स के साथ क्रैक किया। जी।
अब इस समझ को आजमाने का समय है। बिल्कुल। हम यहाँ 3 शब्द छोड़ रहे हैं जिन पर सोचने से ये विषय और भी पक्का हो जाएगा। कौन कौन से शब्द हैं? पहला शब्द है यथा समय, दूसरा? रसोई घर, और तीसरा? और तीसरा हमारा आज का स्टार कंफ्यूजन, नीलकंठ। इन पर विचार कीजिएगा कि इनमें कौन सा समास है और सबसे जरूरी क्यों है। अपने जवाब को उस एग्जाम हैक वाली चेकलिस्ट से परखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, उससे बहुत मदद मिलेगी। हमारे इस विश्लेषण का उद्देश्य यही था कि जानकारी को समझने और उसे असल में इस्तेमाल करने में मदद मिले। और अंत में एक विचार जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए। क्या हमने कभी ये सोचा है कि समास केवल व्याकरण का एक सूखा नियम नहीं, बल्कि ये भाषा के विकास का एक जीता जागता सबूत है? मतलब? यह दिखाता है कि कैसे कोई भी भाषा समय के साथ खुद को ज्यादा कुशल, ज्यादा प्रभावी और संक्षिप्त बनाने का निरंतर प्रयास करती है। वही आलसी और कुशल वाली बात। बिल्कुल। हर राजपुत्र या नीलकमल या यथाशक्ति जैसे शब्द के पीछे विचारों को कम से कम शब्दों में कहने की एक सदियों पुरानी मानवीय प्रवृत्ति छिपी हुई है। ये भाषा की मितव्ययिता और उसकी सुंदरता का प्रतीक है। क्या बात है। अगली बार जब कोई ऐसा शब्द दिखेगा तो उसे सिर्फ एक शब्द की तरह नहीं, बल्कि भाषा की एक शानदार लाइफ हैक की तरह देखा जाएगा। बस यही तो इसका सार है।